और ग्लव्स लगाने से हाथ पर बिल्कुल भी कनाली नहीं लगी, नहीं तो अब तक तो। ये लहसुन थोड़ा सा ही है, तो अब मैं इस दराती से ये लहसुन के दाने अलग कर दूंगी। हम इस ट्रैक्टर को यहाँ सगड़े में लेकर तो आए हैं, लेकिन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। हस्बैंड जी पर बहुत भयंकर पसीना आ गया। अब मैं इसमें ये पहाड़ी राजमा बोने वाली हूँ। तो आज मैंने अपने पॉली हाउस के अंदर की क्यारी से बहुत ज़्यादा मात्रा में ये ब्रोकली हार्वेस्ट की। साथ ही चाहिए इनको ट्रेवल करने के लिए। तो पड़ोस की सासू जी अपने नाती को भैंस में बैठा रही हैं। ये जिद कर रहा है, बोला कि इसको भैंस में बैठना है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 11:30 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से मौसम गुमसुम सा है, आसमान पर पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं और साथ ही थोड़ी देर पहले से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इसी के साथ त्रियुगी नारायण गाँव और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। दिन के टाइम पर गांव का माहौल बिल्कुल शांत सा बना हुआ है और साथ ही गांव के सभी लोग खेतीबाड़ी के कामों में लगे हुए हैं। बहुत दिनों के बाद कल शाम को मैं यहां ऊपर गांव वाले घर में आई, तो यहां घर का माहौल भी बहुत ही अस्त व्यस्त हो रखा है। यहां आंगन में फिर से ये हरी भरी खरपतवार उगने लगी, इसकी भी साफ सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले एक बार किचन गार्डन का काम कंप्लीट कर लेते हैं। किचन गार्डन में काम करने के लिए जैसे मैंने ये कुदाल और ये मलखुनी निकाली, वैसे ही झमाझम बारिश शुरू हो गई है। तो अब कैसे काम होगा किचन गार्डन में। अब चलते हैं अंदर। ये मौसम ना काम करने ही नहीं दे रहा है, हमेशा ऐसे ही बदल रहा है, तभी बारिश तभी धूप, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बारिश कम होने के बजाय ज़्यादा हो रही है और अब मैं लंच बना देती हूँ। लंच करने के बाद अगर मौसम सही होगा उसके बाद ही हम किचन गार्डन में जाएंगे। बाहर अभी मौसम बहुत ही सुहावना सा हो गया, हल्की हल्की धूप भी खिलने लग गई। और लंच करने के बाद मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी, लेकिन जैसे ही मौसम साफ हुआ तो अब मैं चलती हूँ किचन गार्डन में काम करने के लिए। अब बारिश नहीं होनी चाहिए, अब बारिश होगी तो किचन गार्डन का काम पेंडिंग हो जाएगा। तो अब मैं इस मलखुनी और मलखुनी में रखी हुई कुदाल को लेकर चलती हूँ घर के बगल के किचन गार्डन में। मैंने इस क्यारी में लहसुन बोई थी और लहसुन निकालने का टाइम ओवर हो चुका है। इसके बीच बहुत ज़्यादा मात्रा में ये घास भी उगी हुई है, तो मैं इस लहसुन को आज उखाड़ दूंगी और इस मलखुनी में भर दूंगी। ज़्यादा बारिश की वजह से इस बार लहसुन उतनी अच्छी नहीं हो रखी है। देखो बिल्कुल छोटी छोटी है और मैंने ना काफ़ी देर से भी लहसुन लगाई थी। ये देखो भाई, लहसुन हो ही नहीं रखी उतनी अच्छी। ऐसे लग रहा है जैसे ये कच्ची, बहुत ज़्यादा कच्ची लहसुन होगी, लेकिन अब तो टाइम निकल गया। अब ऐसे ही हम ज़मीन के अंदर रखेंगे ना लहसुन को, वो वैसे भी सड़ जाएगी। तो लहसुन की खुदाई करने में मुझे सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगा, कम ही लहसुन थी और अभी धूप भी खिल गई है यहाँ पर। और अब है घर के सामने वाली क्यारी, ये बिल्कुल छोटी सी क्यारी है और लहसुन भी बिल्कुल बारीक बारीक है। सुबह सुबह मैंने यहाँ पर 2-4 पौधे उखाड़े थे, तो अब इससे लहसुन निकाल देंगे। ये वाली लहसुन दूसरी है और जो मैंने पहले निकाली वो दूसरी वाली लहसुन है। ये ना बहुत ही तेज़ स्मेल वाली रहती है, बिल्कुल तीखी होती है। तो यहाँ पर रख देंगे। मौसम भी ना बार बार बदल रहा है। इस छोटी सी क्यारी से लहसुन की खुदाई करने के बाद मुझे इतनी सारी ऑर्गेनिक लहसुन मिली। और ये जो लहसुन के पौधे हैं ना, इसके यहाँ तो लहसुन है लेकिन बीज पे भी लहसुन है। और ये वाली लहसुन है ना, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। साथ ही एक मुट्ठी ये धनिया के भी मिली और इस पौधे पर देखिए कितने सारे दाने हैं धनिया के। तो इसको भी सुखाना पड़ेगा, साथ ही लगभग 1 हफ्ते तक ये लहसुन भी सुखानी पड़ेगी। तो अब ये लहसुन यहाँ आंगन में फैला देते हैं। इस पर जो भी मिट्टी होगी वो झड़ जाएगी और थोड़ी देर तक धूप में सुखाने के लिए रखेंगे। तो ये लहसुन थोड़ा सा ही है, तो अब मैं इस दराती से ये लहसुन के दाने अलग कर दूंगी। कुछ इस तरीके से ये पत्ते अलग हो जाएंगे और साथ ही ये दाने अलग हो जाएंगे। वैसे छोटी छोटी गडरी बांध कर भी हम सुखाने के लिए टांग सकते हैं, लेकिन बहुत सारा कबाड़ हो रहा है तो मैंने सोचा कि अलग अलग ही कर देते हैं। वैसे पिछले साल तक तो मैं टांग के रखती थी क्योंकि उस टाइम ज़्यादा लहसुन होती थी।
सारे पौधों से मैंने लहसुन भी अलग कर ली और जो लहसुन के पौधे हरे हरे थे उनको भी कुछ इस तरह से अलग रख दिया है और इसी के साथ लहसुन निकालने का काम कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं फिर से इस क्यारी में मलखुनी और एक दराती लेकर आ गई हूँ। यहाँ पर जितनी भी घास हो रखी है ना, इसको काट कर इस मलखुनी में भर देंगे। और इधर ऊपर की साइड बहुत सारी बिच्छू घास भी है जिस पर आजकल कुछ इस तरह के कीड़े लगे रहते हैं बिच्छू घास की पत्तियों को खाने के लिए। तो इसलिए घास काटने के लिए मैंने हाथ पर बड़े बड़े ग्लव्स पहन लिए हैं। मैं अभी आ गई हूँ दूसरी क्यारी में और हाथ में एक बड़ी सी दनाली ले रखी है। अब इस क्यारी की अच्छी तरह से सफाई कर देते हैं। इस क्यारी में बहुत ज़्यादा मात्रा में कंकड़ पत्थर हैं, तो ऐसे करने से ना कंकड़ पत्थर जो भी कबाड़ होगा वो कुछ इस तरह से इकट्ठा हो जाता है। दोनों क्यारियों की अच्छी तरह से साफ़ सफाई करने के बाद उनसे बड़ी बड़ी घास निकालने के बाद अब उनमें हल लगाने की बारी है। और आज हस्बैंड जी घर पर हैं तो हस्बैंड जी हल लगाएंगे। ट्रैक्टर हमने पॉली हाउस के अंदर रखा हुआ है, अब वो काम करना है। और ग्लव्स लगाने से हाथ पर बिल्कुल भी कनाली नहीं लगी, नहीं तो अब तक तो 50 बार कनाली लग जाती। ओ भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी। तो अभी घर पर दीदी भी आ गई हैं मेरी मदद करने के लिए। और दीदी बोल रही हैं थोड़ी देर पहले तक कॉल करना था, बोला नहीं बोल रही था। मैंने इसलिए नहीं बोला, मैंने सोचा आप आराम कर रहे होंगे। आराम क्या करना होता जब काम पूरा करने से। हाँ, जब काम करना है तो आराम क्यों करना है ना, ऐसा नहीं है। और दीदी की गाय के लिए एक मलखुनी घास की निकाल दी, ठीक है। हाँ, और अब चलते हैं यहाँ पॉली हाउस के अंदर। यहाँ अंदर ना हस्बैंड जी जा रखे हैं ट्रैक्टर निकालने के लिए, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम इस ट्रैक्टर को यहाँ सगड़े में लेकर तो आए हैं लेकिन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। हस्बैंड जी पर बहुत भयंकर पसीना आ गया। क्या हो गया इस ट्रैक्टर को आज? तब से ना पता नहीं स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। एक बार हो गया था और फिर बंद हुआ तो फिर स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इधर दीदी बोल रही है कि हम कुदाल से खुदाई करते हैं। बोला अरे यार, पता नहीं इस पर कैसे ताकत आती है ऐसे सुकड़ी पे हैं। वैसे सगड़ा छोटा ही है लेकिन मैं सोच रही थी कि हल लग जाते तो बढ़िया होता है। क्या बोल रही दीदी? सिकुड़ी पे ताकत होती है? बोला हाँ, सुकुड़ी पे ज़्यादा ताकत होती है। जिस दिन हम सोचते हैं ना कि जल्दी जल्दी हम काम कर लेंगे, उस दिन और देरी होती जाती है। पता नहीं क्या हो गया। तब से हम सारी जगह चेक कर रहे हैं कि हो पर हो क्या गया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगभग 40 मिनट से हम उस ट्रैक्टर को स्टार्ट करने पर लगे हुए थे लेकिन हुआ ही नहीं। फिर मैंने स्पार्क प्लग देखा, उसको मैंने थोड़ा सा चाकू से खरोचा और फिर लगाया। फिर 1-2 बार फिर से किक मारी, हुआ ही नहीं। मैंने इनको बोला छोड़ो, हम कुदाल से ही खुदाई कर लेते हैं। और इन्होंने बोला लास्ट बार करते हैं। लास्ट बार किया, सीधे स्टार्ट हो गया। हम चौंक गए भाई, तब से पता नहीं क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा हल लगा दी। 2 बार मशीन फिर से बंद हो गई थी। और क्या प्रॉब्लम आई होगी मशीन में? मुझको लग रहा पानी भर गया तेल में। अच्छा, इसलिए बार बार बंद हो रही ना, ऐसे ही लग रहा है। तो अब इस मशीन को लेकर चलते हैं सामने वाले सगुड़े में। इससे बढ़िया तो बैल पालना है भाई। ऐसी भारी हो रही है ना, ऐसी भारी हो रही है। हल लगाने की बड़ी टेंशन रहती है। पहले बैलों के साथ आफत आती थी और अब इस मशीन के साथ भी आफत ही आ रही है। किसी टाइम तो लगता है बैल पालना आसान है, मशीन पालना आसान नहीं है। और जब तक हम मशीन को उस वाले सगड़े में लेकर गए तब तक दीदी ने इस वाले सगड़े पर एक बड़ी सी मैण कर ली है और यहाँ पर 2-4 मैण बनेंगी। उसके बाद इन मैणों में हमने राजमा बोनी है और तब जाके खाने को मिलेगी पहाड़ी टेस्टी ऑर्गेनिक राजमा। इतनी मेहनत करनी पड़ती है राजमा उगाने के लिए भी। दो चार मैण बनाने के बाद अब मैं इसमें ये पहाड़ी राजमा बोने वाली हूँ। और हमारे इधर साइड कुछ इस तरह की रेड राजमा भी होती है। ज़्यादातर लोगों ने ऐसी राजमा बोई रहती है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और इसकी फलियाँ भी काफ़ी लंबी लंबी होती हैं। तो जब तक मैंने उधर साइड के किचन गार्डन में राजमा बोई तब तक दीदी ने इधर साइड भी मैण कर ली और अब यहाँ भी हम राजमा बोएंगे।
किचन गार्डन में राजमा बोने का काम हो गया है और अब मैं इस बर्तन और इस चाकू को लेकर चलती हूँ अपने पॉली हाउस के अंदर। वहाँ से आज सब्जी हार्वेस्ट करनी है। रोज़ की तरह पॉली हाउस के अंदर की क्यारियाँ काफ़ी हरी भरी देखने को मिल रही हैं, लेकिन आज मैं जाऊँगी सबसे किनारे वाली क्यारी में और इस क्यारी में काफ़ी सारे ब्रोकली के पौधे हैं और ब्रोकली के जो फूल हैं ना वो बहुत ही भयंकर बड़े हो गए और ख़राब भी होने लग गए। तो मैं सोच रही हूँ कि इस बर्तन पर ब्रोकली को हार्वेस्ट कर देते हैं। तो आज मैंने अपने पॉली हाउस के अंदर की क्यारी से बहुत ज़्यादा मात्रा में ये ब्रोकली हार्वेस्ट की और साथ ही एक पत्ता गोभी भी निकाली। इसको हम साइड रख देंगे और ब्रोकली देखिए कुछ इस तरह की होने लगी थी। इसको जल्दी जल्दी खाना पड़ेगा। ये देखो छोटी बड़ी सारी ब्रोकली निकाल दी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी सारी ब्रोकली एक साथ हार्वेस्ट क्यों करी। तो एक्चुअली मैं ये सारी सब्ज़ी ना सोनप्रयाग लेकर जाने वाली हूँ। अपने स्टाफ के जितने भी भाई जी लोग हैं जो भी हमारे साथ काम करते हैं उनको ब्रोकली की सब्ज़ी खिलाने वाली हूँ। इसको लेकर जाएंगे सीधे सोनप्रयाग। शाम के लगभग 6 बजे का टाइम हो गया और अभी मैं और हस्बैंड जी बिल्कुल रेडी हो गए हैं सोनप्रयाग जाने के लिए। और अभी अभी हस्बैंड जी ने बोला कि सोनप्रयाग जाने के बाद हमने बोला देहरादून निकलना है। अभी की छुट्टियां कुछ दिन पहले पड़ गई हैं और वैसे सिर्फ हस्बैंड जी अभी और सासू जी को लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन अभी इनका प्लान पता नहीं क्या चेंज हो गया। बोला तू भी चल साथ में। काम निपटा दिया है किचन गार्डन का, तो बोला अब कुछ दिन के बाद होगा काम, तो उससे पहले हम शहर घूम के भी आते हैं। हाँ, फिर अकेला किसने जाना था रात को इतना लंबा रास्ते पे। अच्छा, मैंने कहा साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, साथ ही चाहिए इनको ट्रैवल करने के लिए। और अगर दिन के टाइम जाते या सुबह के टाइम जाते ना तो बहुत ही भयंकर ट्रैफिक रहता है, इसलिए इन्होंने सोचा कि रात को ही निकलना ज़्यादा बेटर है। तो अब चलते हैं सोनप्रयाग, फिर निकलेंगे देहरादून। पड़ोस की सासू जी अपने नाती को भैंस में बैठा रही हैं। ये जिद कर रहा है, बोला कि इसको भैंस में बैठना है। भैंस में बैठना है? अच्छा, ये देखो इसकी गाड़ी, देखो इसकी गाड़ी खतरनाक वाली है। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी मैं सोनप्रयाग में अपने लॉज में पहुंच गई हूं। थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा और अभी हमने लगभग 7 घंटे का सफ़र और तय करना है। यहाँ से देहरादून लगभग 250 किलोमीटर है, तो 7 घंटे तो लग ही जाते हैं अगर ट्रैफिक नहीं रहेगा तो। अगर ट्रैफिक रहेगा तो 8, 9, 10 और उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। और अब रात को ब्लॉग शूट क्या करना, तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।